Good morning, everybody. Have a nice day. Once again, welcome back to APS online classes. देखिए, पिछली कक्षा में हमने परागण की विधियों का अध्ययन किया था। इनका अध्ययन किया था हमने परागण की विधियों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। हमारी पिछली वीडियो के अंदर कुछ परागण की विधियां क्या रह गई थी, शेष रह गई थी। आज हम शेष विधियों पर भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम बात कर रहे थे आपसे परागण की विधियां, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था उसका हम एक बार पुनः दोहरान कर रहे हैं और आपको बताया था कि पराग कणों का जो स्थानांतरण होता है वो बाह्य साधनों के माध्यम से होता है, ऐसा हमने आपको बताया था। और जो बाह्य साधन होते हैं उनके आधार पर परागण की क्रिया जो होती है उसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 5 भाग मैंने आपको बताया, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा। या हमने आपको इस तरीके भी एक फ्लो डायग्राम भी आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि परागण की मुख्यतः 2 विधियां हैं। एक होती है जैविक विधि और दूसरी कौन सी होती है, अजैविक विधि। आपको हमने जैविक विधि पर चर्चा की थी कि जैविक विधि में कौन से ऐसे साधन होते हैं, बाह्य साधन होते हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो जैविक विधि में हमने आपको एक तो कीट परागण पढ़ाया था, दूसरा हमने आपको पढ़ाया था पक्षियों के द्वारा परागण पे हमने अध्ययन किया था, तीसरा हमने जो आपसे चर्चा की थी वो चमगादड़ में परागण पर क्या किया था, अध्ययन किया। कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़ के द्वारा परागण। हम इन तीनों टॉपिकों पर हम पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको कीट परागण में बताया था कि वे पादप जिनमें पराग कणों का स्थानांतरण कीटों के जरिए होता है, कीटों के माध्यम से होता है, वो कीट परागण। पक्षियों के द्वारा होता है तो पक्षी परागण। चमगादड़ के द्वारा पराग कणों का स्थानांतरण मादा की वर्तिकाग्र पर हो तो चमगादड़ के द्वारा होता है। हमने वो सारी परिस्थितियां बता दी थी किस प्रकार से होता है। अजैविक में हम बात की थी आपको वायु परागण पर। हम वायु परागण पढ़ चुके हैं। हमने बताया कि जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके जरिए हो, किसके माध्यम से हो, वायु के माध्यम से हो, तो वो क्या कहलाता है, वायु परागण कहलाता है। और वायु परागण करने वाले जो पादप होते हैं उनके अंदर परागकणों की विशेषता हमने आपको बताई कि परागकण कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, चिकने होते हैं, यहाँ तक कि आपको बताया था हल्के होते हैं। उनका उत्पादन जो होता है, उन परागकणों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कल जो वीडियो के अंदर रह गया था वो था आपका जल परागण पर। आज हम बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, जल परागण पर। तो हमारी ये लास्ट विधि जो रह गई थी उस पर हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है जल परागण। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोफिली, ठीक है। आज हम आपसे जल परागण पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल परागण। जल परागण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, ठीक है भैया। देखिए जल परागण क्या है, इस पे हम बात कर रहे हैं। जब पराग कणों का स्थानांतरण, देखिए पराग कण जो होते हैं उनका स्थानांतरण किसके जरिए हो, किसके माध्यम से हो, जल के माध्यम से। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कण जो होते हैं उनका स्थानांतरण किसके जरिए हो रहा है, पराग कणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से हो, जल के माध्यम से हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल परागण। पराग कणों का स्थानांतरण जब जल के जरिए हो, जल के माध्यम से हो, तो क्या कराएगा, जल परागण कहलाएगा। या हम आपको इस तरीके से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वे पादप जिनमें परागण की क्रिया
जल के माध्यम से होती है उसे क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। सामान्यतः जो जलीय पादप होते हैं, ठीक है, सामान्यतः जो जलीय पौधे होते हैं उनमें वे पौधे जल परागित नहीं होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सामान्यतः जो सभी जलीय पौधे होते हैं, सामान्यतः सभी जलीय जो पौधे होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है, अर्थात वो पादप जल परागित नहीं होते हैं। यानी कि सभी जलीय पादप जो होते हैं, वो जलीय पादप जो होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण की क्रिया नहीं होती है। उन जलीय पादपों में परागण की क्रिया जल के माध्यम से नहीं होती, तो किसके माध्यम से होती है, तो उनमें वायु के माध्यम से भी परागण हो सकता है या कीटों के माध्यम से भी क्या हो सकता है, परागण होता है। मैंने आज ध्यान से सुना होगा आपको, मैंने बोला है कि सामान्यतः सभी जलीय पादपों में कीटों के सामान्यतः सभी जलीय पादपों में परागण की जो क्रिया होती है वो जल के माध्यम से नहीं होती है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मीरियोफिल्लम का एक पौधा होता है, मीरियोफिल्लम। ये मीरियोफिल्लम एक जलीय पादप है। कौन सा पादप है, मीरियोफिल्लम है, वो एक जलीय पादप है। इस मीरियोफिल्लम के पादप में परागण की जो क्रिया होती है वो कौन सा परागण होता है, इसके अंदर, इनके अंदर वायु परागण होता है। जबकि इस मीरियोफिल्लम जो है वो एक जलीय पौधा है। कैसा पौधा है, जलीय है। ये जलीय प्लांट होते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट है, फिर भी इनमें परागण की क्रिया कौन सी होती है, वायु परागण होता है। जैसे पोटोमोजिटोन, पोटोमोजिटोन का जो पौधा होता है, ये भी कौन सा पौधा होता है, एक जलीय पौधा होता है। पोटोमोजिटोन का पौधा भी एक जलीय पौधा होता है, फिर भी इसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा क्या होते हैं, इनमें परागण होता है। यानी कि इनमें वायु परागण पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि मीरियोफिल्लम या पोटोमोजिटोन में परागण किस प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे कि इनमें परागण वायु परागण होता है। जबकि ये बताया आपको ये दोनों पौधे कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि सामान्यतः सभी जलीय पौधे जो होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है। इन जलीय पादपों में भी परागण जो होता है वो वायु के माध्यम से होता है। ये यहाँ पर एक प्रकार से आपके लिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का अर्थ होता है ये अपवाद है। जलीय पौधे हैं तो इसमें जल द्वारा परागण होना चाहिए, परंतु जल के द्वारा परागण नहीं होता। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, निम्फिया का पौधा होता है। ये भी एक एक्सेप्शन है जिसमें हम बात कर रहे हैं। निम्फिया का जो पौधा होता है वो एक जलीय पौधा होता है। कैसा पौधा होता है, निम्फिया का पौधा भी कैसा है, एक जलीय पादप होता है। और ये जलीय पादप में भी जो परागण होता है न तो जल के द्वारा होता है न वायु के द्वारा होता है, बल्कि यहाँ पे परागण की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, कीटों के माध्यम से होती है। अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, कीट परागण होता है। हम कह सकते हैं कि निम्फिया के पादप में कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। या निम्फिया कीट परागित पादप होता है। कैसा पादप होता है, कीट परागित पादप होता है। अर्थात इसमें कीटों के जरिए क्या होता है, परागण की क्या होती है, क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं जल परागण के प्रकार। ठीक है, जल परागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उन पे हम आपसे बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोफिली, जल परागण के प्रकार। जल परागण के प्रकार। टाइप ऑफ हाइड्रोफिली, टाइप ऑफ हाइड्रोफिली। देखिए, जल परागण जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जल परागण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से दो प्रकार हैं, ध्यान से सुनना। पहला हो गया अधो जल परागण।
अधोजल परागण के नाम से जानते हैं। अधोजल परागण को इंग्लिश में हाइड्रो, ठीक है, देखिए अधोजल परागण को हाइड्रोफिली, PHILY, हाइड्रोफिली अधोजल परागण, और दूसरा होता है अधिजल परागण। अधिजल परागण, अधिजल परागण को बोलते हैं एपिड्रोफिली, एपिडोफिली के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, तो जल परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अधोजल परागण, दूसरा होता है अधिजल परागण। अधोजल परागण, दूसरा कौन सा होता है? अधिजल परागण। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अधोजल परागण कि अधोजल परागण क्या है। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये पौधे जो होते हैं वो जल निमग्न होते हैं, जल के अंदर डूबे हुए होते हैं। ठीक है, अर्थात वे पादप जो जल निमग्न होते हैं, जो जल निमग्न पौधे होते हैं उनमें परागण की क्रिया जो होती है वो जल के अंदर ही होती है। ठीक है, कहाँ होती है? जल के अंदर ही होती है। और इस प्रकार की परागण की क्रिया को क्या कहा जाता है? अधोजल परागण। अधो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, अधो का अर्थ होता है अंदर, जल का मतलब होता है जल, परागण का मतलब होता है परागण। अर्थात ऐसे पौधे जिनमें परागण जल के कहाँ होता है? अंदर होता है। अर्थात वो पौधे जल के कहाँ पर पाए जाते हैं? अंदर पाए जाते हैं। वे पादप जो जल निमग्न होते हैं उन पादपों में परागण की क्रिया जल के अंदर होती है। वे पादप जो जल निमग्न होते हैं उनमें परागण की क्रिया किसके जरिए होती है? जल के अंदर होती है। उसे क्या कहा जाता है? अधोजल परागण कहा जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो अधोजल परागण क्या है? तो आप कह सकते हैं कि पौधा जो होता है वो पूर्ण रूप से जल के अंदर पाया जाता है, जल में डूबा हुआ होता है और जल के अंदर ही वहां पर क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। ऐसे जल निमग्न पादप कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो क्या होते हैं? जल निमग्न होते हैं, जल में पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं। तो जल में डूबे हुए पौधों की मैं बात कर रहा हूं। एक तो है नाजास। नाजास नाम सुना होगा आपने, ये जल में पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है, जल के अंदर ही इसमें क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। दूसरा है जोस्टर। ये जोस्टर पौधा है, ये भी जल के अंदर पूरी तरीके से क्या होता है? डूबा हुआ होता है। तीसरा जो पौधा होता है जिसका नाम है सेरेटोफिल्लम। सेरेटोफिल्लम, सेरेटोफिल्लम का पौधा भी पूर्ण रूप से जल में क्या होता है? डूबा हुआ होता है। तीनों पादप क्या होते हैं? जल निमग्न होते हैं। और जल निमग्न जो पौधे होते हैं उनमें परागण, जल निमग्न पौधे में जो परागण होता है वो जल के कहाँ होता है? अंदर होता है। और जब परागण की क्रिया अंदर हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधोजल परागण। अर्थात वे पादप जो जल निमग्न होते हैं उनमें परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, उसे अधोजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोजल परागण। देखिए दूसरा हम बात करते हैं अधिजल परागण, यानी कि एक बार और फिर सुन लीजिए, अधोजल परागण तो ये जल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलाध परागण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जलाध। जलाध का मतलब है जो जल के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए इसे अधोजल परागण को जलाध परागण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलाध परागण भी कहते हैं, क्योंकि पौधे जल के अंदर पाए जाते हैं और जल के अंदर ही क्या होता है? परागण। बात करते हैं अधिजल परागण क्या है। वे पादप जिनके पुष्प, वे पादप जिनके पुष्प जो होते हैं उनमें परागण कहाँ होता है? जल की ऊपरी सतह पर होता है। अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल की, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल की कहाँ पर पाए जाते हैं? जल की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं।
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल की ऊपरी सतह पर क्या है पाए जाते हैं, जल की पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं या जल की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि जल के ऊपर तैरते हुए होते हैं। ठीक है, वाटर सरफेस पर जो पौधे पाए जाते हैं, जो पौधे जल की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, उन पादपों में जो परागण होता है वो जल की सतह पर ही होता है। अर्थात वे पौधे जो जल की ऊपरी सतह पर तैरते हुए होते हैं, ठीक है, उन पादपों में परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। उन्हें क्या कहा जाता है, अधिजल परागण कहते हैं। अर्थात वे पादप जिनके पुष्प, ठीक है, वे पादप जिनके पुष्पों में परागण जल की सतह पर होता है, जल की ऊपरी सतह पर होता है, उसे क्या कहा जाता है, अधिजल परागण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, अधिजल परागण कहते हैं। तो अधिजल परागण, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द एपिड्रोफिली। ठीक है, अधिजल परागण वे पादप जो जल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है और ऊपरी सतह पर ही उनमें क्या होता है, परागण की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। उसे क्या कहा जाता है, अधिजल परागण कहते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वेलिसनेरिया का पौधा जो होता है, या सिंगाड़ा का होता है या ट्रापा का होता है, ये मेजरली ऐसे पादप होते हैं जो अधिजल परागण होते हैं। पानी की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, ये तैरते रहते हैं और पानी की ऊपरी सतह पर ही इनमें क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। यानी कि जल की ऊपरी सतह पर जिन पादपों में परागण की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, अधिजल परागण कहा जाता है। देखिए, अधिजल परागण के बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट है हमारा असंगतता। असंगतता न बोले तो इसका एक दूसरा भी नाम है अनिश्चितता। अनिश्चितता, असंगतता या अनिश्चितता, इनकॉम्पेटिबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी के नाम से इसे जाना जाता है। असंगतता क्या है, अनिश्चितता क्या है। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एक पौधा है, ठीक है, और इस पौधे के अंदर ये क्या है, इस तरीके से इस पौधे के अंदर ये क्या है, ये नरजन्नांग है और ये क्या है, मादा जन्नांग है। ठीक है, नरजन्नांग और मादा जन्नांग पूरी तरीके से जननक्षम भी है और कार्यक्षम भी है। ठीक है, इनको मैं यहां से बाहर निकाल के इधर दिखा रहा हूं, देखिए। ये क्या है, मादा जन्नांग है और इसको कौन सा बोलेंगे, नर जन्नांग है, यानी कि पुंकेसर है। ये क्या है, अंडक है। ठीक है, ये नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों कैसे हैं, जननक्षम है। जननक्षम का मतलब ये दोनों जनन की क्रिया करने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, और दोनों कैसे होते हैं, कार्यक्षम होते हैं। जननक्षम भी होते हैं और कैसे होते हैं, कार्यक्षम भी होते हैं। ठीक है, तो जननक्षम और कार्यक्षम है, फिर भी इनके मध्य युग्मक बनते हैं, क्योंकि नर जन्नांग होगा, इससे क्या बनेगा, परागकण बनेगा, यानी कि नर युग्मक बन गया। और मादा जन्नांग होगा, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अंडे का निर्माण होगा, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मकों के मध्य क्या नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, निषेचन यहाँ पर नहीं होता है। उसे क्या कहा जाता है, असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं।
असंगतता या क्या कहते हैं अनिश्चितता कहा जाता है। परिभाषा क्या निकल के आई असंगतता या अनिश्चितता की कि पूर्ण रूप से जननक्षम और कार्यक्षम। एक बार फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि ये नर जननांग है, ये मादा जननांग है, दोनों कैसे हैं जननक्षम है यानी कि जनन करने योग्य अवस्था में, और कार्यक्षम का मतलब ये क्रियाशील भी है, जननक्षम भी है साथ में क्या है क्रियाशील है। नर जननांग से क्या है नरयुग्मक बना यानी कि लघु बीजाणु बना या परागकण का निर्माण हुआ, यहाँ पे अंडे का निर्माण हुआ। परागकण जो है वो यहाँ पर आ गया, किस पे आ गया माता की वर्तिकाग्र पर आ गया यानी कि परागण की क्रिया होगी, और यहाँ पे पराग कणों का अंकुरण नहीं हो, जबकि जनन जो नरयुग्मक है वो कैसा है जननक्षम है। चलो पराग कणों में अंकुरण हो गया तो वहां पे पराग नलिका का निर्माण नहीं हो। चलो पराग नलिका का निर्माण हो गया तो यहाँ पे पराग नलिका जो होती है वो किस में प्रवेश नहीं कर पा रही है बीजाणु में प्रवेश नहीं कर पा रही है, और बीजाणु में भी अगर प्रवेश कर जाती है तो भ्रूणकोश में प्रवेश नहीं कर पाती है, और भ्रूणकोश में भी यदि प्रवेश कर जाती है तो वो अंडे को निषेचित नहीं कर पाता। ठीक है, और जब अंडे को निषेचित नहीं कर पाए, अंडे को निषेचन करने में विफल हो जाए तो वो क्या कहलाता है असंगतता या अनिषेचितता। परिभाषा क्या हुई कि पूर्ण रूप से जननक्षम एवं कार्यक्षम नर व मादा युग्मक, पूर्ण रूप से जननक्षम एवं कार्यक्षम नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन न हो तो उसे असंगतता या उसे क्या कहते हैं अनिश्चितता कहते हैं। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, मैंने बोला है कि पूर्ण रूप से जननक्षम और कार्यक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन जब विफल हो जाए या निषेचन की क्रिया न हो तो उसे क्या कहा जाता है असंगतता या क्या कहते हैं अनिश्चितता कहते हैं। क्या कहते हैं असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। देखिए असंगतता या अनिश्चितता जो होती है उसको हम किस तरीके से समझा रहे हैं और भी देखिए। ए का अर्थ होता है यहाँ पे देखिए नहीं, संगतता का अर्थ होता है संग कौन होते हैं जनक होते हैं, क्योंकि जनन की क्रिया में जो भाग लेते हैं वो जनक लेते हैं। ठीक है, यानी कि जनक जो होते हैं वो साथ में होते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, फिर भी क्या है उनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, वो क्या कहलाता है असंगत। अर्थात नर और मादा युग्मकों के मध्य क्या है निषेचन नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं जननक्षम भी और कार्यक्षम भी है। जननक्षम और कार्यक्षम होने के पश्चात भी नर और मादा युग्मकों का मिलन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात निषेचन की क्रिया वहां पे विफल हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है असंगतता कहलाती है। अनिश्चितता भी कहते हैं असंगतता को। ए का अर्थ होता है नहीं, निषेचता का अर्थ होता है निषेचन, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा अनिश्चितता कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन में बात कर ली असंगतता या अनिश्चितता किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे वे पादप जो पूर्ण रूप से जननक्षम एवं कार्यक्षम, वे पादप जिनके नर व मादा युग्मक जननक्षम व कार्यक्षम होने के पश्चात भी उनके मध्य निषेचन की क्रिया न हो या निषेचन की क्रिया विफल हो जाए तो उसे असंगतता या क्या कहा जाता है अनिश्चितता कहा जाता है। बात क्लियर होगी? देखिए इसके बाद हम बात करते हैं असंगतता या अनिश्चितता के प्रकार। असंगतता या अनिश्चितता के प्रकार बात करते हैं टाइप ऑफ इनकॉम्पेटेबिलिटी, इनकॉम्पेटेबिलिटी असंगतता के प्रकार। देखिए असंगतता जो होती है या अनिश्चितता होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहली जो है उसको बोलते हैं अंतराजातीय असंगतता।
अंतरा जातीय असंगतता। अंतरा जातीय असंगतता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटेबिलिटी के नाम से जानते हैं। और दूसरी है आंतर जातीय असंगतता या अनिश्चितता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पेटेबिलिटी। देखिए अंतरजातीय असंगतता और दूसरी है अंतर जातीय असंगतता। अंतरजातीय असंगतता का एक और नाम है, उसका नाम मैं बता रहा हूं स्व अनिश्चितता के नाम से भी इसे जानते हैं। अंतरजातीय असंगतता को स्व अनिश्चितता भी कहते हैं या इसे स्वबंधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वबंधता के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, यानी कि अंतरजातीय असंगतता को स्वनिश्चितता या स्वबंधता भी कहा जाता है। क्लियर बात होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अंतरजातीय असंगतता। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके वंश कैसे होते हैं? समान होते हैं, या हम कह सकते हैं वे पादप जिनके वंश कैसे होते हैं? ऐसे पादप जिनके वंश तो कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, परंतु उनकी जातियां कैसी होती हैं? भिन्न होती हैं। जातियां कैसी होती हैं? भिन्न होती हैं। वंश समान हो, जातियां कैसी हो? भिन्न भिन्न हो। नाम से भी आपको अलग अलग है। अंतरा जातीय, अंतरा का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, जातीय का मतलब जातियां, अर्थात जिनकी जातियां भिन्न होती हैं। जातियां भिन्न होती हैं तो वंश कैसे होंगे? उनके समान होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसको आप लोग सरसों के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरी है ब्रेसिका रापा। हमने आपको नामकरण के बारे में बताया। ठीक है, और नामकरण में हमने आपको बताया कि ये वंश है, ये क्या है? जाति है। ये क्या है? वंश है। ये क्या है? जाति है। ब्रेसिका ये वंश हो गया, कैम्पेस्ट्रिस क्या हो गई? जाति हो गई। ब्रेसिका क्या हो गया? वंश हो गई। रापा क्या हो गई? जाति हो गई। अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं या ऐसे पौधे जिनके वंश तो कैसे हैं? आप देख लीजिए, दोनों के वंश कैसे हैं? समान हैं। वंश समान हो परंतु जातियां उनकी कैसी हो? भिन्न भिन्न हो। दोनों की जातियां यहां पर भिन्न है। कैम्पेस्ट्रिस जाति है, यहां पर क्या है? रापा जाति है। ठीक है, तो इन पादपों के अंदर क्या पाई जाती है? इन पादपों के मध्य नर और मादा युग्मकों के मध्य यदि निषेचन हो, यानी कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा, ये दो पादपों के युग्मकों के मध्य यदि निषेचन की क्रिया कराई जाए, नर और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन कराई जाए, तो यहां पर निषेचन नहीं होता है। उसे क्या कहा जाता है? अंतरजातीय असंगतता कहते हैं। अर्थात वे पादप जिनके वंश समान होते हैं, ठीक है, परंतु जातियां कैसी होती हैं? भिन्न होती हैं।
उसे क्या कहते हैं? अंतरजातीय असंगतता। या हम कह सकते हैं जब असंगतता एक ही वंश, जब असंगतता एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य हो। ठीक है, जब असंगतता एक ही वंश है का दोनों, एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अंतरजातीय असंगतता का। अर्थात जिनके वंश कैसे होंगे? समान होते हैं, जातियां कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। उसे क्या कहा जाता है? अंतरजातीय असंगतता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरजातीय असंगतता। अंतरजातीय असंगतता की परिभाषा क्या हुई? ध्यान से सुन लीजिए। जब असंगतता एक ही वंश की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य हो तो उसे अंतरजातीय असंगतता कहा जाता है। और इन पादपों के अंदर जो जन्मक्षम और कार्यक्षम नर युग्मक और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन कराया जाए तो इनके अंदर निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। वो क्या कहलाती है? अंतरजातीय असंगतता। अंतरजातीय असंगतता की परिभाषा आप दे सकते हैं कि जब असंगतता एक ही वंश की भिन्न भिन्न जाति के सदस्यों के मध्य हो तो उसे क्या कहा जाता है? अंतरजातीय असंगतता कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरजातीय असंगतता। बात करते हैं अंतरजातीय असंगतता। अंतरजातीय असंगतता क्या है? देखिए, अंतरजातीय असंगतता जो होती है उस पे हम बात कर रहे हैं। अंतरजातीय असंगतता को स्व अनिश्चितता कहते हैं, इसे हम स्वबंधता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वबंधता कहते हैं। अब यहां पर जो असंगतता या अनिश्चितता उत्पन्न होती है, यहां पर जो असंगतता या अनिश्चितता उत्पन्न होती है वो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य उत्पन्न होती है। ठीक है, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अगर उत्पन्न हो, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो, ठीक है, अर्थात वे पादप जिनमें असंगतता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य में हो तो उसे क्या कहा जाता है? अंतरजातीय असंगतता कहते हैं। अंतरजातीय असंगतता का उदाहरण है प्रीमूला, जिसको हमने आपको पढ़ाया था विषमवर्ती कातु में। प्रीमूला एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर, ठीक है, दो प्रकार के पुष्प आते हैं। एक पुष्प जो होता है उसकी वर्तिका की लंबाई अधिक होती है, दूसरे में पुंकेसर की लंबाई कम होती है। एक पौधे में जो दूसरा पुष्प होता है उसमें पुंकेसर की लंबाई अधिक होती है, वर्तिका की लंबाई कैसी होती है? कम होती है। वो कहलाता है अंतरजातीय असंगतता। और ये एग्जाम्पल हमने आपको किसमें बताया? प्रीमूला के अंदर बताया। अगला टॉपिक है हमारा पादपों में स्व अनिश्चितता के प्रमुख कारण या परिणाम। बात करते हैं इस पर। पादपों में स्व अनिश्चितता में बोले तो इसको अंतरजातीय असंगतता पादपों में स्व अनिश्चितता के कारण क्या कारण होते हैं या क्या परिणाम होते हैं? What are the results or causes of self incompatibility? ठीक है, पादपों में स्व अनिश्चितता के प्रमुख कारणों पर बात कर रहे हैं कि पादपों में स्व अनिश्चितता किन कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है,
तो इनमें स्वनिषेचता किस कारण से होती है? देखिए, एक पुष्प होता है और उस पुष्प के अंदर मुख्य रूप से ये दो प्रमुख जननांग होते हैं द्विलिंगी पादपों के अंदर। ये क्या हो गया? नरजनांग हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? मादा जनांग, ठीक है। नरजनांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनांग। देखिए, नरजनांग में क्या होगा सबसे पहले, ठीक है, कि भाई पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि जो नरजनांग होगा इसके अंदर क्या है? ये पुंकेसर है, ठीक है, ये पराग कोष है। पराग कोष के अंदर पराग कणों का अभाव हो। नंबर एक कारण तो ये हो कि इस पराग कोष के अंदर पराग कणों का निर्माण नहीं हो, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। चलो, पराग कणों का इसके अंदर निर्माण हो जाता है तो ये पराग कण यहां पर पहुंच जाते हैं। कहां पर? पराग कण कहां पर स्थानांतरित होते हैं? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। पराग कण कहां पर स्थानांतरित हो गए? वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए। परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए। क्लियर बात हो गई भैया? परागकण वर्तिकाग्र पर यहां पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये परागकण क्या है? यहाँ पे अंकुरण नहीं होता है। क्या? वर्तिकाग्र पर आने के पश्चात ही परागकणों का अंकुरण नहीं हो, ठीक है, या इन परागकणों में अंकुरण का क्या हो? अभाव, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि परागकणों में अंकुरण का न होना। परागकणों में क्या नहीं होना? अंकुरण नहीं होना, या परागकणों में अंकुरण का क्या होना? अभाव होना, ठीक है। पोलन ग्रेन इज नॉट जर्मिनेटेड, ठीक है। परागकण क्या नहीं होते हैं? अंकुरित नहीं होते हैं। चलिए, पहला बिंदु आपकी समझ आ गया कि परागकण यहां पे आ गए वर्तिकाग्र पर और क्या अंकुरित नहीं हुए। ये तो पहला बिंदु है। चलिए, हम मान लेते हैं कि परागकण यहाँ पे क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। परागकण क्या होता है? अंकुरित हो जाता है। और परागकण जब अंकुरित होता है तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का। तो ये परागकण है, तो इसमें किसका निर्माण हो रहा है? पराग नलिका का निर्माण हो रहा है। और पराग नलिका का निर्माण होने के बाद ये आगे वृद्धि नहीं कर पाती। कौन वृद्धि नहीं कर पाती है? पराग नलिका वृद्धि नहीं कर पाती है। तो पराग नली में वृद्धि नहीं होगी तब भी क्या होगा? निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो दूसरा बिंदु आपकी समझ में आ गया है कि पराग नली में वृद्धि का न होना। पराग नली में वृद्धि का न होना। परागकणों का अंकुरण हो गया है, परंतु अंकुरण होने के बाद जो पराग नलिका का निर्माण हो रहा है उस पराग नली में क्या नहीं हो रही है? वृद्धि नहीं हो रही है। पराग नली में क्या नहीं हो रही है? वृद्धि नहीं हो रही है। क्लियर बात होगी? चलिए, हमने यहाँ पे दो बिंदुओं पे बात कर ली कि परागकणों में अंकुरण नहीं हुआ, पहला बिंदु हो गया पहला। चलो, हमने ये मान लिया कि परागकणों में अंकुरण हो गया। तो अंकुरण हो गया तो परागकणों के अंकुरण के बाद पराग नलिका निकली, और पराग नलिका निकलने के बाद अब वो क्या नहीं कर पा रही है? वृद्धि नहीं कर पा रही। तो दूसरा बिंदु हो गया पराग नली में वृद्धि नहीं होना, पराग नली में वृद्धि का न होना। चलिए, अब हम बात करते हैं कि पराग नली भी क्या कर रही है? यहाँ पे वृद्धि कर रही है, और वृद्धि करने के पश्चात ये किस में पहुंच जा रही है? अंडाशय के अंदर क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, ठीक है। अंडाशय में प्रवेश कर तो गई, परंतु ये बीजांड के अंदर क्या नहीं कर पाती है? प्रवेश नहीं कर पाती है। तो पराग नली किसमें प्रवेश नहीं कर पाती है? बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाती है। तीसरा बिंदु हो गया पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश नहीं होना। नो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल।
ठीक है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश नहीं होगा। तो पराग नलिका जब बीजांड में प्रवेश नहीं होगी तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये हमने आपको तीसरा बिंदु बता दिया। क्लियर बात? चलो, प्रवेश कर गई यहां पे अंदर, कहां पे कर गई? बीजांड में प्रवेश कर गई। बीजांड में प्रवेश कर जाएगी तो यहाँ पे ये नर युग्मक होगा और ये क्या होगा? अंड कोशिका होगा। तो इन दोनों के जो केंद्रक होंगे उनका संलयन नहीं होगा, अर्थात नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का क्या नहीं होता है? संलयन नहीं होता है। अर्थात चौथा बिंदु हो गया केंद्रकों का संलयन न होना। केंद्रकों का क्या न होना? संलयन न होना। केंद्रक किनके? नर युग्मक का और मादा युग्मक के केंद्रकों का संलयन नहीं होता। ये चौथा बिंदु हमने बात कर लिया। ठीक है, और सबसे अंतिम बात कर रहे हैं कि ये पराग नलिका जो होती है वो वर्तिका में क्या हो जाती है? फट जाती है। कई बार पराग नलिका वर्तिका में जब जाती है, प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाती है? फट जाती है। तो पराग नलिका का वर्तिका में फट जाना, पराग नलिका का वर्तिकाग्र में फट जाना, वर्तिकाग्र में फट जाना। ठीक है, तो पादपों में स्वनिषेचता या स्व अनिषेचता या अंतर जातीय असंगतता के कौन कौन से कारण हो सकते हैं या क्या परिणाम हो सकते हैं? पहला कारण मैंने बताया पराग कणों में अंकुरण का नहीं होना। दूसरा मैंने बताया पराग नली में वृद्धि का नहीं होना। तीसरा है पराग नलिका का वर्तिका में फट जाना। चौथा मैंने बताया पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश नहीं होना। पांचवा बिंदु बताया कि बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन नहीं होना, यानी कि केंद्रकों का आपस में संलयन नहीं होना। ये किसके कारण होते हैं? स्व अनिषेचता के होते हैं या अंतर जातीय असंगतता के प्रमुख क्या होते हैं? कारण। तो ये पादपों में स्व अनिश्चितता के क्या है? प्रमुख कारण। आपसे सवाल पूछा जाता है कि पादपों में स्व अनिश्चितता के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, असंगतता क्या है और पादपों में अनिश्चितता के प्रमुख कारण बताइए। तो ये पादपों में स्व अनिश्चितता के कितने कारण हैं? ये 4 क्या है? 5 प्रमुख क्या है? कारण।